गोली दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। कल हम इसी टॉपिक के बारे में अध्ययन कर रहे थे, गोली दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होती है। गोली दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। कल हम इसी टॉपिक के बारे में अध्ययन कर रहे थे कि गोली दर्पण में उसकी फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध स्थापित होती है। तो इसमें संबंध स्थापित करने के लिए अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हम कल अवतल दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध स्थापित कर चुके थे, जिसके लिए हमारा संबंध निकला था कि फोकस दूरी F बराबर R/2, मतलब फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या के क्या होती है, आधी होती है। ठीक है, आज हम उत्तल दर्पण के संबंध में यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक है उत्तल दर्पण के लिए दूसरा, उत्तल दर्पण के लिए F और R में संबंध। इसके लिए हम उत्तल दर्पण का एक चित्र बनाते हैं। ये हमारा अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण है। ये इसके मुख्य अक्ष, जब प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो ऐसा प्रतीत होता है उत्तल दर्पण में कि उसकी फोकस से होकर के निकल रही है। ये हो गया F या फोकस। इसको हम इधर पीछे की ओर बढ़ा देते हैं। इस पर एक अभिलंब डालते हैं केंद्र से। इस बिंदु को हम ले सकते हैं B, ये हो गया A। यहाँ पर हम ले सकते हैं N और इसको हम ले सकते हैं M। ये दर्पण की ध्रुव है P, इसको हम कहते हैं मुख्य अक्ष। तो यहाँ पर उत्तल दर्पण के लिए चित्र यहाँ पे दिखाई जा रही है, जिसमें A, B प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही है। दर्पण से टकराने के फलस्वरूप किरणें इस दिशा पे B, N दिशा पे वापस लौट जाती है। इसको यदि हम पीछे की ओर बढ़ाएं तो ऐसा प्रतीत होता है कि वह फोकस से होकर के आ रही है। M, B
इस पर लंब डाला गया है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो बनने वाली कोण है, अभिलंब के साथ कोण आई बनती है, जिसको हम आपतन कोण कहते हैं, और जो परावर्तित किरणें हैं उसके साथ अभिलंब और परावर्तित किरणें के बीच में जो कोण बनाते हैं उसको हम कहते हैं परावर्तन कोण। तो आपतन कोण, परावर्तन कोण, इसके संगत यहाँ पर भी परावर्तन कोण हो जाएगी और ये हो जाएगा आपतन कोण आई। ठीक, तो इस चित्र में हम देख रहे हैं कि चित्र के अनुसार कोण ए बी एम बराबर है कोण एम बी एन, अर्थात ये आपतन कोण है और ये परावर्तन कोण है। दोनों आपस में सदैव बराबर होती है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से। चित्र में देखते हैं कि यहाँ पर एम बी एन, कोण एम बी एन बराबर है कोण सी बी एफ, कोण सी बी एफ। ये कोण और ये कोण दोनों संगत कोण हैं, तो यहां पर हम लिख सकते हैं, इसको हम सम्मुख कोण कहेंगे। सम्मुख कोण की परिभाषा से कोण ए बी एम बराबर है कोण बी सी एफ, बी सी एफ। इसको हम ले सकते हैं संगत कोण, संगत कोण की परिभाषा से। तो इस तरीके से इसमें चित्र को यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं। आगे हम देखेंगे जब ये दोनों कोण आपस में बराबर होती है, इस चित्र को उपयोग करते हैं त्रिभुज बी सी एफ में, त्रिभुज बी सी एफ में कोण सी बी एफ बराबर कोण बी सी एफ, अर्थात जब ये दो कोण बराबर है तो उनके संगत भुजा भी आपस में बराबर होगी। तो यहां पर लिखेंगे एफ सी इक्वल टू बी एफ, या इसको हम लिख सकते हैं एफ सी इक्वल टू पी एफ। इस चित्र में देखिए, यदि ये भुजा बराबर है तो ये भुजा भी आपस में क्या होगी, बराबर होगी। मतलब एफ सी के बराबर क्या होगा, बी एफ होगा। ठीक है, पुनः देखिए इसमें चूंकि यहां से यहां तक की डिस्टेंस देखें तो ये एफ सी पी एफ के क्या होगी, बराबर होगी। कब, जब दर्पण का द्वारक छोटा हो, उस स्थिति में हम क्या कर सकते हैं कि एफ सी को हम पी एफ लिख सकते हैं। तो यहां पर बी एफ, पी सी और पी एफ तीनों आपस में क्या है, बराबर दिख रही है। आगे हम देखेंगे पी सी बराबर पी सी, ये जो दूरी है इन दोनों दूरियों के योग के बराबर है, अर्थात हम इसको लिख सकते हैं पी सी बराबर पी एफ प्लस पी सी। या इसको हम लिख सकते हैं पी सी बराबर पी एफ प्लस पी सी किसके बराबर है, पी एफ के बराबर, अर्थात यहां पर क्या हो जाएगी पी एफ, या पी सी बराबर पी एफ दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगी 2 पी
एफ के बराबर, या इसको हम लिखेंगे पी सी इक्वल टू 2pf। pf मतलब ध्रुव से फोकस की दूरी, जिसको हम लिख सकते हैं 2f लिख सकते हैं, या इसको हम लिखेंगे pc दर्पण से केंद्र की दूरी, जिसको हम कहते हैं वक्रता केंद्र, और इसको r से प्रदर्शित की जाती है, तो ये लिख सकते हैं r इक्वल टू 2f। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि pf बराबर f दर्पण की फोकस दूरी और PC बराबर R, यह है दर्पण की वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या। तो यहाँ पे R बराबर 2f निकला, या इसको हम लिखेंगे f इक्वल टू R बाई 2। f इक्वल टू R बाई 2। तो इस तरीके से जो हमको सूत्र निकालना था, वो सूत्र की स्थापना इस चित्र के माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं, जो उत्तल दर्पण के लिए लागू होती है। तो ये जो सूत्र निकला f इक्वल टू R बाई 2, ये दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या में संबंध स्थापित करती है, अर्थात फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या के क्या होती है, आधी होती है। इसके आगे दर्पण में हम चिन्ह प्रपाटी का उपयोग किस तरीके से करेंगे। आगे का टॉपिक है दर्पण में दूरी के अनुसार चिन्ह प्रपाटी। ये हमारे पास चित्र में दो दर्पण दिखाई दे रही है, जिसमें पहले वाला है अवतल दर्पण और दूसरी वाली है उत्तल दर्पण। दर्पण की ध्रुव, ये उसकी फोकस दूरी, और ये है वक्रता केंद्र। यहाँ पर भी दर्पण की फोकस दूरी और ये वक्रता केंद्र। दर्पण में हम चिन्ह प्रपाटी का उपयोग किस तरीके से करेंगे। तो दर्पण में चिन्ह प्रपाटी का उपयोग करने के लिए जब दर्पण के सम्मुख किसी वस्तु को रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब प्राप्त होगी। तो चिन्ह प्रपाटी का उपयोग करने के लिए कुछ नियम होती है, उस नियम को समझना है। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो प्रकाश किरणें होती है वो मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, अर्थात बाएं से दाएं की ओर चलेगी। प्रकाश किरणें हमेशा बाएं से दाएं की ओर चलती है। क्लियर हो गई। दूसरा इसमें नियम हम ले सकते हैं कि सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापेंगे। यदि हम वस्तु के लिए या प्रतिबिंब के लिए उसकी दूरी देखें तो हमेशा दर्पण के ध्रुव से ही मापी जाएगी। तीसरा इसमें हम ये ले सकते हैं कि आपतित किरण की दिशा से नापी गई दूरी
हमेशा धनात्मक होगी। मतलब हमारा जो प्रकाश किरण है बाएं से दाएं चलती है, तो आपतित किरण की दिशा में, मतलब जिस दिशा में हमारा आप किरण जो है जा रही है उस दिशा में यदि हम दूरी नापे तो वह दूरी हमेशा क्या होगी, धनात्मक होगी। इसके विपरीत आपतित किरण के विपरीत दिशा में नापी गई दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। तो ये कुछ 4 बिंदु हैं जिसमें दर्पण से उसकी चिन्ह प्रपाटी का उपयोग किया जाता है। चित्र में यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि प्रकाश किरण इधर जा रही है, ये प्रकाश किरण की दिशा है, तो ये दूरियां हमेशा क्या होगी, धनात्मक होगी। प्रकाश किरण की दिशा में मापी गई दूरी हमेशा धनात्मक होती है। लंबवत मापी गई दूरी भी हमेशा क्या होगी, धनात्मक होगी। इधर भी हम ले सकते हैं। और यदि हम प्रकाश किरण के विपरीत देखें तो इस डायरेक्शन पे होगी और ये दूरी हमेशा क्या होगी, ऋणात्मक होगी। इसके नीचे यदि हम चलें, मुख्य अक्ष के नीचे जाएं तो ये भी दूरी क्या होगी, ऋणात्मक होगी। इसी तरीके से उत्तल दर्पण में भी वही होती है। ये प्रकाश किरण की दिशा में चली गई दूरी धनात्मक, इसके विपरीत चली गई दूरी ऋणात्मक, मुख्य अक्ष के ऊपर चली गई दूरी धनात्मक और मुख्य अक्ष के नीचे चली गई दूरी ऋणात्मक होती है। तो इस दर्पण में जब कभी भी वस्तु या प्रतिबिंब की स्थिति देखी जाएगी तो दर्पण के ध्रुव से मापा जाएगा। ठीक है, जैसे हम उत्तल दर्पण की बात करें तो यदि हमको दर्पण के ध्रुव से फोकस तक की दूरी ज्ञात करनी है तो दर्पण के ध्रुव से फोकस तक की दूरी ज्ञात करेंगे तो उत्तल दर्पण के लिए हमेशा धनात्मक होगा। क्यों? क्योंकि प्रकाश किरण बाएं से दाईं ओर चल रही है और नियम में हम जानते हैं कि प्रकाश किरण की दिशा में चली गई दूरी हमेशा धनात्मक होगी। तो P से F तक की दूरी को यदि हम व्यक्त करें तो वह हमेशा धनात्मक होगी। सेम इसी तरीके से P से C तक की दूरी अर्थात ध्रुव से केंद्र तक की दूरी को देखें तो वो दूरी भी क्या होगी, धनात्मक होगी। क्लियर हो गया? तो ये उत्तल दर्पण की बात हो गई। अवतल दर्पण में हमेशा ध्रुव से मापेंगे तो सभी जो फोकस दूरी है, वक्रता केंद्र है, ये बाएं तरफ दिख रही है। तो यहाँ पर चूंकि प्रकाश किरणें बाएं से दाएं जा रही है, दूरी हम माप रहे हैं ध्रुव से, तो सभी दूरियां यहाँ पर क्या होगी, ऋणात्मक होगी। क्लियर हो गया? तो ये था दर्पण में दूरी के साथ चिन्ह प्रपाटी का उपयोग कैसे करेंगे। क्लियर हो गई? तो इसमें आगे का जो टॉपिक उसमें लेंगे तो इस चिन्ह प्रपाटी का उपयोग किया जाएगा, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से भी इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पर चिन्ह प्रपाटी पढ़ने के बाद आगे का टॉपिक लेते हैं। दर्पण, जो गोली दर्पण पढ़ रहे हैं उसमें 2 दर्पण है, एक अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों के लिए U, V और F। U का मतलब होती है वस्तु की स्थिति, V का मतलब होता है प्रतिबिंब की स्थिति और F का मतलब होता है दर्पण की फोकस दूरी। इसमें क्या संबंध स्थापित होगी, इसके लिए क्या सूत्र निकलेगा उत्तल दर्पण के लिए और अवतल दर्पण के लिए, दोनों के लिए यहाँ पर सूत्र स्थापित करते हैं। तो हम टॉपिक लेते हैं U, V और F में संबंध। सबसे पहले हम ले लेते हैं अवतल दर्पण के लिए। अवतल दर्पण के लिए U, V और F में संबंध। अवतल दर्पण में U, V और F में संबंध स्थापित करने के लिए एक यहाँ पर अवतल दर्पण का चित्र बनाते हैं। दर्पण के सम्मुख वस्तु रखी गई है A, B। मुख्य अक्ष के समांतर चली और उसके फोकस से होकर के
परावर्तित हो जाती है। तो ये जो बिंदु है इसको हम कहेंगे F। दूसरी प्रकाश किरणें वस्तु से उसकी वक्रता केंद्र से होकर के चलेगी और दर्पण से टकराने के पश्चात उसी दिशा पे वापस लौट आती है। यहाँ पर पहले वाला परावर्तित किरण और दूसरे वाले परावर्तित किरण के बीच वस्तु AB का प्रतिबिंब A डैश B डैश पर प्राप्त हो रही है, जो कि वस्तु से छोटी है, वस्तु से उल्टी है और ये वस्तु की दिशा में प्राप्त हो रही है। इस कारण इसको हम क्या कहेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। ये हो गया C। तो इस तरीके से प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर गई, दर्पण से टकराने के बाद में उसकी फोकस से होकर के निकल गई। इस चित्र का इस्तेमाल करेंगे तो चित्र अनुसार ये दर्पण की ध्रुव है। दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी PA, ये भी एक वस्तु है, ध्रुव से वस्तु की दूरी PA बराबर हम ले सकते हैं PA बराबर -U। चूंकि यहाँ पर ऋणात्मक होगी क्योंकि प्रकाश किरण बाएं से दाएं की ओर चल रही है। दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी PA डैश बराबर -V। इसी प्रकार दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी PC बराबर -R और दर्पण के ध्रुव से फोकस दूरी PF बराबर -F। ये दूरी के अनुसार चिन्ह प्रपाटी है अवतल दर्पण में। अब इस चित्र में हम देखते हैं कि ABC और इसी आधार पर बनाया गया एक और समकोण है A डैश B डैश C। ये दोनों त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, इसलिए आपस में क्या होगा? बराबर होगा, समकोणिक होगा, या इसको हम समरूप कह सकते हैं। तो चित्र में त्रिभुज ABC और ABC और A डैश B डैश C, A डैश B डैश C समरूप है। अतः या इसलिए AB बटे A डैश B डैश संगत भुजाओं का अनुपात AB बटे A डैश B डैश बराबर होगा AC बटे A डैश C, AC बटे A डैश C। इसको हम ले सकते हैं समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार यहाँ पर देखेंगे कि एक चीज और, इसमें इस बिंदु से यहाँ पर इसको हम ले सकते हैं D और ये ले सकते हैं M। तो बिंदु D से मुख्य अक्ष पर DM लंब डाली गई है। तो यहाँ पर भी ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, यहाँ पर भी एक समकोण त्रिभुज दिखाई दे रही है। तो पुनः हम ले सकते हैं पुनः त्रिभुज DMF
त्रिभुज डी एम एफ और त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ, ये भी समरूप है। यहां पर भी हम ले सकते हैं संगत भुजाओं का अनुपात अर्थात डी एम अनुपात ए डैश बी डैश। बराबर एम एफ बटे यहां पर हो जाएगी सी ए डैश, सॉरी ए डैश एफ, ए डैश एफ। इसको हम ले सकते हैं समीकरण नंबर 2। चित्र में हम देख रहे हैं कि जो डी एम है उसकी लंबाई वस्तु यहां पर जो रखी गई है ए बी, चित्र में हम देख रहे हैं कि वस्तु ए बी की लंबाई बिंदु डी से मुख्य अक्ष पर डाली गई लंब डी एम के बराबर है। अतः हम इसको लिख सकते हैं चूंकि ए बी बराबर डी एम, इसको हम समीकरण 2 में रखेंगे तो ये हो जाएगी समीकरण 2 से ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर एम एफ बटे ए डैश एफ। ये हो गया समीकरण नंबर 3। चूंकि यदि बिंदु डी बिंदु पी के समीप हो, यदि डी बिंदु P के समीप हो, उस स्थिति में एम एफ बराबर हो जाएगा पी एफ, एम एफ बराबर पी एफ। समीकरण 1 और समीकरण 3 से, समीकरण 1 और समीकरण 3 से। समीकरण 1 में देखेंगे ए बी बटे ए डैश बी डैश है, समीकरण 3 में भी देखेंगे ए बी बटे ए डैश बी डैश है। दोनों समीकरण के बाएं भाग आपस में बराबर है, इसलिए यदि हम तुलना करें तो दाएं पक्ष आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं समीकरण 1 और 3 जो दिया गया है उसको हम लिख सकते हैं ए सी बटे ए डैश सी बराबर हो जाएगी एम एफ बटे ए डैश एफ, एम एफ बटे ए डैश एफ। इसको ले सकते हैं समीकरण नंबर 4। यहां पे दिख रही है एम एफ बराबर पी एफ है, तो एम एफ की जगह में हम क्या लिख सकते हैं, पी एफ लिख सकते हैं, या ए सी बटे ए डैश सी बराबर पी एफ बटे ए डैश एफ यहां पे लिखेंगे चूंकि एम एफ बराबर पी एफ। समीकरण नंबर 5।
चूंकि हम जानते हैं कि सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है, इसलिए यहाँ पर AC है, ये दिख रही है यहाँ पर AC। चूंकि दूरी ध्रुव से मापेंगे तो AC की लंबाई क्या होगी, स्वाभाविक है यहाँ पर दिख रही है। AC का मान निकालना चाहें तो PA में PC को घटा देंगे तो AC निकल जाएगी। तो यहाँ पर AC बराबर क्या रखेंगे, PA माइनस PC बटे A डैश C, इसका मान निकल जाएगा PC माइनस PA डैश। ठीक इसी प्रकार PF बटे A डैश F निकालना है, A डैश F, तो ये क्या हो जाएगा PA डैश माइनस PF। अब यहाँ पर चिन्ह प्रपाटी का उपयोग करते हैं। चिन्ह प्रपाटी के अनुसार PA ध्रुव से वस्तु की दूरी, तो ध्रुव से वस्तु की दूरी, इसके पहले क्या लिखा गया था, -u। PC ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी क्या लिखा गया था, -r। तो यहाँ पे चूंकि पहले माइनस है इसलिए -r बटे PC दर्पण के ध्रुव से केंद्र की दूरी क्या हो जाएगी, -r, यहाँ माइनस चिन्ह है, PA डैश दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी क्या लेंगे, -v। ठीक इसी तरीके से PF दर्पण के ध्रुव से फोकस दूरी है, तो ये हो जाएगा -f बटे PA डैश दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी -v माइनस PF दर्पण के ध्रुव से फोकस दूरी -f। इस समीकरण को तिर्यक गुना कर लेते हैं। यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं -u, माइनस और माइनस दोनों का गुना करेंगे तो ये हो जाएगी +r बटे -r माइनस और माइनस ये भी हो जाएगी +v बराबर -f और ये हो जाएगी बटे -v +f। यहाँ पर तिर्यक गुना कर दीजिए, तिर्यक गुना करने पर तिर्यक गुना करेंगे तो u प्लस -u प्लस r का -v प्लस f से गुना हो जाएगी, उसी प्रकार -f का -r प्लस v से गुना हो जाएगा। तो -u से -v का गुना करें तो माइनस और माइनस का क्या गुना हो जाएगा, +uv। इसको हम लिख सकते हैं uv, ये माइनस और यहाँ पर प्लस है तो ये हो जाएगा -uf। इसी प्रकार r से गुना करें, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो माइनस और प्लस का गुना माइनस होती है और r और b का गुना हो जाएगा vr। ठीक, प्लस और प्लस का गुना प्लस r और f का गुना करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं rf। ये हो गया इन दोनों पदों का नीचे का जो दो पद है उनके साथ तिर्यक गुना। सेम इसी तरीके से यहाँ पे बराबर का चिन्ह लिखा गया है, f का -r के साथ गुना करें तो माइनस और माइनस ये भी प्लस हो जाएगी, इसको हम लिख सकते हैं rf। और यहाँ पर माइनस है, ये प्लस है तो ये हो जाएगा -fv।
दोनों तरफ देखिए कुछ पद यहाँ से कैंसिल हो सकती है। यहाँ पे देखिए आर एफ धनात्मक है, यहाँ पर भी आर एफ धनात्मक है, इसलिए दोनों पक्ष बराबर होने के कारण इसको कैंसिल कर देते हैं। इसमें बचा यू वी माइनस यू एफ माइनस वी आर और ये बराबर माइनस एफ वी। इसको हम लिखेंगे या यू वी पक्षांतर करके लिखते हैं बराबर, जब पक्षांतर किया जाता है तो जो ऋणात्मक पद होती है दूसरे तरफ जाने के बाद धनात्मक हो जाता है और जो धनात्मक पद होती है दूसरे तरफ आने के बाद में ऋणात्मक हो जाती है। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं यू वी बराबर, ये दोनों ऋणात्मक है, दाएं तरफ जाएगी तो धनात्मक हो जाएगा, अर्थात इसको लिख सकते हैं यू एफ प्लस वी आर। और इसको यदि हम इधर पक्षांतर करके लाएं तो धनात्मक होगा, फिर यदि हम दाएं तरफ ले जाएं तो ऋणात्मक होगा, मतलब इसको लिखेंगे माइनस एफ वी या यू वी इक्वल टू यू एफ प्लस v, और चूंकि हम जानते हैं f इक्वल टू r बाई 2 या इसको लिख सकते हैं r इक्वल टू 2f। तो यहाँ पर r के जगह में हम क्या लिखेंगे 2f लिखेंगे। ये हो गया 2f माइनस एफ वी। इस समीकरण को यदि हम सीक्वेंस में और जमा के लिखें तो लिख सकते हैं यू वी इक्वल टू यू एफ प्लस 2f वी माइनस एफ वी। 2f वी माइनस एफ वी घट जाएगी तो बचेगा यहाँ पर यू वी इक्वल टू यू एफ प्लस एफ वी। इस समीकरण में दोनों पक्ष में u v f से भाग देंगे, दोनों पक्षों में u v f से भाग देने पर तो ये हो जाएगा यू वी अपान यू वी एफ बराबर, यहाँ पर हो जाएगी यू एफ अपान यू वी एफ प्लस एफ वी अपान यू वी एफ। अब इसमें देख लीजिए क्या क्या कैंसिल हो रही है, ऊपर में यू वी दिख रहा है, नीचे में यू वी दिख रहा है, इन दोनों को आंसर हर आपस में कैंसिल हो गया। यहाँ पे यू एफ दिख रहा है, यहाँ पर भी यू एफ दिख रही है, तो ये यू एफ से यहाँ का जो यू एफ है वो कैंसिल हो गया। एफ भी दिख रहा है, यहाँ पर भी एफ भी दिख रही है, तो इससे ये कैंसिल हो गई। क्या क्या बचा यहाँ पर 1 अपान यू, 1 अपान एफ बराबर, यहाँ पे क्या बचा 1 अपान वी प्लस यहाँ पे क्या बचा 1 अपान यू। तो ये जो सूत्र निकलती है 1 अपान एफ इक्वल टू 1 अपान वी प्लस 1 अपान यू, यही है अवतल दर्पण में यू वी और एफ में संबंध। तो इस तरीके से हम सूत्र 1/a बराबर 1/v प्लस 1/u का उत्पत्ति कर सकते हैं। आगे इसमें हम देखेंगे उत्तल दर्पण के लिए यू वी और एफ में संबंध।
दूसरा है उत्तल दर्पण में U, V और F में संबंध। इसके लिए भी चित्र लेते हैं। A, B एक वस्तु रखी गई है, दर्पण की ध्रुव है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें ये दर्पण की सतह से टकराने के बाद इस दिशा पे परावर्तित हो जाती है। जब इसको पीछे की ओर बढ़ाएं तो ये फोकस से होकर के गुजरती हुई प्रतीत होती है। जब एक प्रकाश किरण शीर्ष से चलकर वक्रता केंद्र पर पहुंचती है और उसी दिशा पर वापस परावर्तित हो जाती है, तो यहाँ पर वस्तु AB का जो प्रतिबिंब, दोनों परावर्तित प्रकाश किरणें एक दूसरे को जिस बिंदु पर क्रॉस करेगी वही AB का प्रतिबिंब बनेगा, अर्थात A डैश B डैश। चूंकि यह प्रतिबिंब वस्तु से छोटी है और वस्तु के दूसरी तरफ है इसलिए आभासी होगा, तो उत्तल दर्पण में जो बना प्रतिबिंब है वो आभासी होता है। इस चित्र में यहाँ पर भी हम बिंदु इसको ले सकते हैं B से मुख्य अक्ष पर एक लंब डाला जिसको हम B M और ये है उसका ध्रुव T। C चित्र में यहाँ पर भी चिन्ह प्रॉपर्टी के लिए देख सकते हैं कि दर्पण के ध्रुव से फोकस दूरी, दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी और दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी। तो चित्र में हम देखेंगे कि PA बराबर PB लिख सकते हैं इसको, PB बराबर माइनस U, PB डैश बराबर V। अब यहाँ पे धनात्मक है क्योंकि प्रकाश किरण की दिशा में चल रहे हैं। PB बराबर माइनस U, PB डैश बराबर V, PF बराबर F दर्पण की फोकस दूरी और PC बराबर R दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी, PC बराबर R होती है। चित्र में देखिए कि ABC एक बड़ा सा यहाँ पर समकोण त्रिभुज दिखाई दे रही है। ठीक इसी प्रकार A डैश B डैश C ये भी छोटी सी यहाँ पे समकोण त्रिभुज दिखाई दे रही है। तो ABC ये वाला त्रिभुज और A डैश B डैश C ये वाला त्रिभुज दोनों आपस में समरूप है या समकोण है। तो लेंगे यहाँ पर चित्र में त्रिभुज ABC और त्रिभुज A डैश B डैश C समकोण है। ABC A डैश B डैश C समकोण है, तो यहाँ पर हम ले सकते हैं AB बटे A डैश B डैश, संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होती है, तो BC बटे B डैश C, B डैश C समीकरण नंबर 1। ठीक इसी प्रकार चूंकि बिंदु B से मुख्य अक्ष पर BM लंब खींची गई है, तो
बी एम एफ और ए डैश बी डैश एफ ये भी समरूप दिख रही है। इसी प्रकार त्रिभुज बी एम एफ और त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ ये भी समकोण है। संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी एम बटे ए डैश बी डैश बराबर एम एफ बटे बी डैश एफ, बी डैश एफ। समीकरण नंबर 2। चूंकि हम जानते हैं कि बी एम वस्तु के बराबर ए बी है, इसलिए यहाँ पे रखेंगे चूंकि बी एम बराबर ए बी। समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या लिखेंगे इसको? ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर ये हो जाएगा एम एफ बटे बी डैश और एफ। इसको हम लिख सकते हैं समीकरण नंबर 3। समीकरण 1 और 3 से समीकरण 1 और 3 से समीकरण 1 और 3 की तुलना करें तो बायां भाग बराबर दिख रही है, इसलिए दायां पक्ष भी आपस में बराबर होगा। अर्थात इसको हम लिखेंगे बी सी बटे बी डैश सी बराबर एम एफ बटे बी डैश एफ। समीकरण नंबर 4। यदि बिंदु डी बिंदु पी के समीप हो यदि बिंदु बी बिंदु पी के समीप हो, उस स्थिति में एम एफ बराबर हो जाएगा पी एफ। अतः समीकरण 4 से समीकरण 4 से क्या लिखेंगे? बी सी बटे बी डैश सी बराबर एम एफ के जगह में लिखेंगे पी एफ बटे बी डैश एफ। समीकरण नंबर 5। ये समीकरण 5 जो प्राप्त हुआ है, इसमें चिन्ह प्रपाटी का उपयोग करते हुए दर्पण के ध्रुव से वस्तु की स्थिति, दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की स्थिति, दर्पण के ध्रुव से फोकस दूरी और दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी जब इस पर रखेंगे तो जो संबंध अपने को प्राप्त करना है UVF में ये प्राप्त होगी। तो इसके आगे का अगला पीरियड में अध्ययन किया जाएगा। थैंक यू।